हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले एमसीक्यू की। यह वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू का तीसरा सेट है। बाकी की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस वीडियो में सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जहाँ भी आपको परेशानी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? Who invented integrated circuits? एक में जैक किल्वी, दो में रॉबर्ट नोई, तीन में उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ एबव और चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त दोनों, क्योंकि जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई इन दोनों ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल नहीं माना जाता है, वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा मिनी कंप्यूटर, क्योंकि मिनी कंप्यूटर जो है वर्क स्टेशन की तरह उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए ये पोर्टेबल नहीं होते, यानी कि आसानी से हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो सही उत्तर होगा हमारा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है यह स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। वही माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा, इससे बड़ा मिनी कंप्यूटर और उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4, किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तर की भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? एक में बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान, दो में प्रोलॉग 2 एक्सपर्ट सिस्टम, तीन में नॉलेज बेस्ड सिस्टम और चार में असेंबली लैंग्वेजेज। तो सही उत्तर होगा असेंबली लैंग्वेजेज। असेंबली लेवल लैंग्वेजेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी क्लासिफाइड किया गया। वहीं बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। वैक्यूम ट्यूब का मुख्य नुकसान क्या था? What was the main disadvantage of vacuum tube? एक में वे आकार में बड़े थे, दे आर लार्जर इन साइज, वे बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वे गर्मी पैदा करते थे और अक्सर जल जाते थे, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफ्टन बर्न आउट, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वैक्यूम ट्यूब से होने वाले नुकसान है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? विच इज नॉट अ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन? इनियक, यूनिवैक, IBM 360 और IBM 1401। तो सही उत्तर होगा IBM 1401। ये जो है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, बाकी के ये तीनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब? जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले, ली डी फॉरेस्ट, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोर्ड प्रोग्राम का सुझाव किसने दिया? हु सजेस्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट? एक में जॉन मुचली, दो जेपी कार्ट, तीन जॉन न्यूमन या चार में जोसेफ जैकवार्ड? तो सही उत्तर होगा जॉन न्यूमैन। जॉन न्यूमन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया था, यानी कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का सुझाव दिया गया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग भंडारण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये तीनों जो है CPU के पार्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा
सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कीबोर्ड मॉनिटर GUI जैसे उल्लेखनीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। द नोटेबल फीचर लाइक कीबोर्ड मॉनिटर GUI वेयर डेवलप्ड। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 1 है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो सही उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी, यानी कि कीबोर्ड मॉनिटर और GUI का उपयोग सबसे पहले तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सही उत्तर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ UNIV को एक साथ यूनिवर्सल के लिए रखा गया है, और ये फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर, इसीलिए यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वेविंग मशीन में पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज credited with the idea of using punch card to control pattern in a weaving machine? ऑप्शन नंबर 1 पास्कल, 2 होलरिथ, 3 बैबेज और 4 में जैकवार्ड। तो सही उत्तर होगा जैकवार्ड। जैकवार्ड को जोसेफ जैकवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, क्योंकि जोसेफ जैकवार्ड ने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। तो अगर पूछा जाए कि हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, तो भी आंसर होगा हमारा जैकवार्ड या जोसेफ जैकवार्ड। और पंच कार्ड में वेविंग मशीन के का विचार किसने दिया था? तो जोसेफ जैकवार्ड ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का वैध आकार नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइड ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। ये जो है फ्लॉपी डिस्क का सही साइज नहीं है। वहीं 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क होता है 5.25, यानी कि 5 होल 1/4 का मतलब होता है 5.25 इंच ये भी होता है, और 3.25 इंच ये भी होता है। तो ये तीनों होते हैं, और ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है 5.5 ये वाला नहीं होता। इसीलिए ये सही उत्तर हुआ, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का सही आकार नहीं है। यहाँ देखेंगे सही आकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन गणना करने वाला उपकरण है? द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेज, अबेकस, क्लॉक, डिफरेंस इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा अबेकस, क्योंकि अबेकस जो है सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसे मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी इकाई कंप्यूटर डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है? विच यूनिट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 ALU और 4 कंट्रोल यूनिट। तो सही उत्तर होगा हमारा आउटपुट यूनिट, क्योंकि आउटपुट यूनिट जो है यह कंप्यूटर और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है, यानी कि जो भी डेटा कंप्यूटर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है उसे वह यूजर को देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। वही इनपुट यूनिट जो है यह यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है, और ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह डेटा को प्रोसेस करने में कंप्यूटर की मदद करता है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे CPU को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर 16, ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरियल लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और 4 में नॉन ऑफ एबव। सही उत्तर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17, डेटा से उपयोगी जानकारी क्या उत्पन्न करती है? व्हाट प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा? कंप्यूटर, प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्रोसेसिंग, यानी कि
प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग के द्वारा ही डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है प्रोसेसिंग से, यानी कि प्रोसेसिंग सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस उपकरण का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था? Which of the following devices was not invented by Charles Babbage? एक में पास्कल लाइन, दो में डिफरेंस इंजन, तीन में एनालिटिकल इंजन और चार में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पास्कल लाइन, क्योंकि पास्कल लाइन को ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। वहीं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था? यहाँ देखेंगे कह रहा है कि नहीं किया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दस्तावेज की पेपर प्रिंट आउट को कहा जाता है? अ पेपर प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट, स्थायी आउटपुट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हार्ड कॉपी आउटपुट। वहीं अस्थायी आउटपुट, फिक्स्ड आउटपुट को भी हार्ड कॉपी आउटपुट कई बार कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है हार्ड कॉपी आउटपुट, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। और जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धचालक सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाया गया था? विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आईसी। आईसी जो है इस सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बने होते हैं और आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। वही वैक्यूम ट्यूब जो है वो कांच से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 21, मेमोरी से मौजूदा डेटा को पुनः प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है? The act of retrieving existing data from memory is called read out, read from, read, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रीड। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी डेटा को देखना रीड कहलाता है, वही डेटा डालना राइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 22, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है? Which part of the computer is used for calculating and comparing? डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मोडेम। तो सही उत्तर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इसके द्वारा ही कंप्यूटर में गणना करने और तुलना करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर डैश पर आधारित था? द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन डैश, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर या वायु चिप। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, वहीं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और तीसरी पीढ़ी में आईसीज का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा दूसरी पीढ़ी से शुरू हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड जनरेशन? कोबोल, बेसिक, सी और लिस्प। सही उत्तर होगा कोबोल। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वही बेसिक का होता है बिगिनर्स और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 25, असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहा जाता है? द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या ट्रांसलेटर। तो सही उत्तर होगा असेंबलर। असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को असेंबलर के नाम से जाना जाता है। वहीं कंपाइलर जो है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नॉन ऑफ एबव। तो सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम का पूरा नाम होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मेमोरी के लिए डैश का इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, मैग्नेटिक ड्रम या रैम। तो सही उत्तर होगा मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट जनरेशन में जिस मेमोरी का उपयोग किया गया था उसे कहा गया मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन नंबर 28, GIGO शब्द का संबंध है। द टर्म गीगो GIGO इज रिलेटेड टू शुद्धता, विश्वसनीयता, बहुमुखी प्रतिभा या स्वचालित। तो सही उत्तर होगा शुद्धता, क्योंकि GIGO का पूरा नाम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब होता है कि अगर हम गलत डेटा देते हैं तो हमें गलत रिजल्ट मिलेगा, वहीं अगर हम सही डेटा देते हैं तो सही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है शुद्धता सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वेब कैमरा है। वेब कैमरा इज एन इनपुट यूनिट डिवाइस, आउटपुट यूनिट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस के रूप में वेब कैमरा का उपयोग किया जाता है। बीट का अर्थ है, बीट स्टैंड फॉर बाइनरी अंक, सिस्टम का बीट, बाइट का एक हिस्सा, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा बाइनरी अंक। एक बाइनरी डिजिट को एक बीट के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं 2 बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1, इसीलिए एक बाइनरी डिजिट बराबर होता है 1 बीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए NICT। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय हिंद।